हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वर्चुअल स्पेस यूनिवर्स के द्वारा दिए गए पॉइंट्स बहुत कीमती थे। एब्सोल्यूट बिगिनिंग सीक्रेट की न्यू मेंबर होने की वजह से लुओ फेंग को 10,000 पॉइंट्स मिले थे। वहाँ पर ऐसी कई सारी टेक्निक्स थी जो किसी अनडाइंग पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद आता, लेकिन इनका प्राइस कई मिलियंस पॉइंट था। लुओ फेंग अभी इन्हें नहीं खरीद सकता था। इन सबको देखकर वह सिर्फ अपना लार टपका सकता था। वह मूसा क्लान पर 9,820 पॉइंट खर्च करता है। इसमें काफी सारी टेक्निक्स और वेपन्स का एक पूरा सेट था। और फिर लुओ फेंग बाकी बचे हुए 180 पॉइंट के 20 पॉइंट से गोल्डन शैडो ब्लेड और एब्सोल्यूट शील्ड खरीद लेता है, और 100 पॉइंट से 2 लाइफ फ्रूट्स और 60 पॉइंट से 30 स्वेलिंग वाटर फ्रूट्स खरीद लेता है। और इस तरह से वह अपने सारे 10,000 पॉइंट्स खत्म कर लेता है। यूनिवर्स शिप एक डार्क यूनिवर्स में 20 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। लुओ फेंग भी इसी शिप में था। वह अपने बेडरूम में एक बियर बॉटल और गिलास लेकर रिफ्टिंग रूम में चला गया और ड्रिंक करते हुए अपने स्क्रीन पर न्यूज देखने लगता है। फिर बबाता लुओ फेंग की माइंड में कहता है, लुओ फेंग, यह इल्यूजनरी बॉडी, इल्यूजनरी शील्ड और इल्यूजनरी 7 ब्लेड एक कंप्लीट इल्यूजनरी टेक्निक का सेट है। यह तुमको बहुत पसंद आएगा। भले ही ये टेक्निक बेसिक लेवल की है, लेकिन तुम अभी स्टार लेवल पर हो, और जब तक तुम अनडाइंग लेवल तक नहीं पहुंच जाते, ये तुम्हारे लिए इनफ है। इस पर लुओ फेंग भी अपना सर हिलाता है। ये पूरा इल्यूजनरी सेट, जिसमें टोटल 3 टेक्निक्स थी, ये 9,000 पॉइंट से ज्यादा था। यह एक सोल इम्प्रिंट के भी बराबर था। तभी लुओ फेंग पूछता है, बबाता, तुम्हें क्या लगता है हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अभी कौन सी टेक्निक सिखानी चाहिए? हम इसी बेटर टेक्निक की ट्रेनिंग करने की अनुमति दे दें? इस पर बबाता कहता है, क्या होगा अगर हम पहले इसके फाउंडेशन पर वर्क करें? अभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट सिर्फ डेटी ऑफ द वर्ल्ड और एब्सोल्यूट स्पेस टेक्निक को ही जानता है। एब्सोल्यूट टेक्निक बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है और डेटी ऑफ द वर्ल्ड बॉडी के साइज के छोटे बड़े होने से अभी इसके पास कोई भी बेटर टेक्निक्स नहीं है, और अभी यह किसी बैटल के लिए सिर्फ अपने नेचुरल स्ट्रेंथ पर ही निर्भर है। बबाता के अनुसार इसे पहले इसके फाउंडेशन को मजबूत करना और फिर बैटल टेक्निक्स को सीखना चाहिए। इसके बाद लुओ फेंग बियर को पूरी तरह से खत्म कर लेता है। उस शिप में दिन काफी जल्दी गुजर रहा था, और इस तरह से वहाँ पर कुछ महीने गुजर जाते हैं। जेड एसेंस एफ ग्रेड यूनिवर्स शिप ह्यूमन यूनिवर्स के सेंटर की ओर बढ़ रहा था, जहां वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का हेडक्वार्टर था। लुओ फेंग स्वाभाविक रूप से अपना पूरा टाइम इस शिप में ही बिता रहा था। फिर इसके बाद हम एब्सोल्यूट बिगिनिंग के ट्रेनिंग स्पेस के विला नंबर 1136 में देखते हैं। नंगे पांव और शॉर्ट्स पहने हुए लुओ फेंग ने 6th एज्ड शील्ड और एब्सोल्यूट वॉइड शील्ड को पकड़ रखा था, और ब्लड शैडो ब्लेड एंड लाइफ शैडो ब्लेड भी उसके पास था। यहाँ पर लुओ फेंग और उसका अपोनेंट रोंग जून बैटल प्रैक्टिस कर रहे थे। यह विशाल ट्रेनिंग प्लेस 50 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर लंबा था। लुओ फेंग और रोंग जून अपनी सभी टेक्निक्स का यूज करते हुए फाइट कर रहे थे, लेकिन उनकी लड़ाई कुछ ही मिनट्स तक चली, क्योंकि रोंग जून लुओ फेंग को हरा देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेनिंग स्पेस गायब हो जाता है और नकली रोंगजून भी गायब हो गया एंड लुओ फेंग के चोट भी ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ सुधार हुआ। लुओ फेंग मुस्कुराता है और खड़ा हो जाता है। वह कहता है, मेरे ख्याल से क्लोज कॉम्बैट में मुझे जीनियस बैटल के टॉप 100 में जगह मिल सकता है। पर लुओ फेंग की सबसे बड़ी कमजोरी क्लोज कॉम्बैट ही थी। पिनाकले कंपटीशन के दौरान उसे 2 बार हार का सामना करना पड़ा था। एक बार रोंग जून से और एक बार लोंग यू से वह हार गया था, क्योंकि बैटल के दौरान उसे उनसे क्लोज कॉम्बैट करना था, लेकिन वह तो इसमें कमजोर था। लुओ फेंग को अपने ट्रेनिंग को ऐसे ही जारी रखना था। मूसा क्लान अपने आप में क्लोज कॉम्बैट में माहिर था। लुओ फेंग कहता है, कानूनों की समझ के मामले में मैं रोंग जून से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, हालांकि मैं क्लोज कॉम्बैट में अभी भी उससे हार जाता हूँ। वास्तव में ह्यूमन बॉडी और मूसा क्लान बॉडी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जब मूसा क्लान ने इल्यूजनरी टेक्निक को रिलीज किया तो वह एक ट्रू इल्यूजन था। फिर इस तरह से लुओ फेंग उस शिप में काफी मेहनत करना स्टार्ट कर देता है, और आखिरकार अंत में यूनिवर्स में लगभग 2 साल और 3 महीने ट्रेवल करने के बाद वह रोंग जून को क्लोज कॉम्बैट में मार ही देता है। लुओ फेंग कहता है, मैंने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा दिए गए रिसोर्सेज का यूज करके जीनियस बैटल के रोंग जून को हरा दिया। वास्तव में 3 साल की यात्रा में 1000 एब्जॉर्ब्ड जीनियस में से किसी ने भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी प्रैक्टिस कर रहे थे। इस जीनियस बैटल का उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। पहले तो उनके लिए सिर्फ एक मैच का सामना करना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन अब वे लाइफ एंड डेथ के कंपटीशन से भी नहीं डरते थे। फिर हम यूनिवर्स शिप के हॉल में देखते हैं, जहाँ पर एक पूरी तरह से फिट कवच और जूते पहने हुए काले बालों वाला एक आदमी खड़ा था, और उसके बगल में एक सिल्वर बालों वाला बूढ़ा भी खड़ा था, जो कि सम्मान पूर्वक कहता है, महामहिम, हम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हेडक्वार्टर में आने वाले हैं। और इधर लुओ फेंग सोच रहा होता है कि इन 3 सालों में मैंने बहुत सुधार किया है, पता नहीं दूसरे लोग कैसे कर रहे होंगे। मेरे पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट मॉन्स्टर और मूसा क्लान है, ये एक चमत्कारी कॉम्बिनेशन है। तभी शिप से एक आवाज आती है, यूनिवर्स ट्रेवल की शुरुआत, वास्तविक यूनिवर्स में प्रवेश। और यह आवाज 10 से 1 तक उल्टी गिनती काउंट करता है। लुओ फेंग इस काउंटिंग के बाद बाहर की ओर देखता है। दूर यूनिवर्स में एक बहुत ही विशाल कॉन्टिनेंट तैर रहा था। यह वर्चुअल स्पेस यूनिवर्स कंपनी का हेडक्वार्टर था। वे आखिरकार यहाँ पर पहुँच गए थे।
लुओ फेंग इस यूनिवर्स के अंदर खड़ा होकर बाहर के इस एंडलेस कॉन्टिनेंट को देख रहा था। लुओ फेंग मन ही मन कहता है, यह मेरे द्वारा देखे गए अब तक के किसी भी प्लेनेट से कम 10 मिलियन टाइम्स बड़ा है। फिर वही बुला पतला आदमी पूछता है, महामहिम आपको ये हेडक्वार्टर कैसा लगा? इस पर लुओ फेंग एक्साइटमेंट होकर पूछता है, यह कितना बड़ा है? वह दुबला पतला आदमी कहता है, यह इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर हम इस यूनिवर्स से इसके एक तरफ से दूसरे तरफ जाएं तो हमें 10 साल का समय लग जाएगा। लुओ फेंग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद वे लगभग 13 घंटे के बाद वे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हेडक्वार्टर के मेन एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। इस पूरे 13 घंटे की उड़ान के दौरान लुओ फेंग इस कॉन्टिनेंट के बनावट और सुंदरता की सराहना कर रहा था। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर में एंटर करती है। लुओ फेंग और सेक्टर लॉर्ड सो और बाकी सब भी केबिन के दरवाजे से बाहर निकल गए। वहाँ पर 10 पुरुष और महिलाएं वर्दी पहने उनका इंतजार कर रहे थे। जब लुओ फेंग वहाँ पहुँचता है तो सभी एक स्वर में कहते हैं, महामहिम लुओ फेंग, नाइट फेंग आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया आप हमें फॉलो करें। लुओ फेंग सो को थैंक यू कहते हैं। इस पर सेक्टर लॉर्ड सो भी कहते हैं, महामहिम आपके साथ 3 साल तक रहना मेरे लिए सम्मान की बात है। फिर इसके बाद वे दोनों अलग हो जाते हैं और लुओ फेंग उन 10 लोगों को फॉलो करता हुआ चला जाता है। रास्ते में 3 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वे कहते हैं, महामहिम ये आइटम्स जिन्हें आपने ऑर्डर किया था और आपके महामहिम के रिक्वेस्ट के अनुसार ये एक्सचेंज हेडक्वार्टर में ही होने वाला है। जैसा कि लुओ फेंग ने 3 साल तक अंधेरे यूनिवर्स में यात्रा किया और उसने अपना पूरा ट्रेनिंग वर्चुअल स्पेस में ही किया था, इसलिए गोल्डन शैडो ब्लेड, एब्सोल्यूट वॉइड एंड उसके द्वारा खरीदे गए लाइफ फ्रूट्स को तत्काल एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद लुओ फेंग को एक अंडे के शेप के बड़े से हॉल में ले जाया गया। हॉल के आसपास का पूरा सराउंडिंग ट्रांसपेरेंट था। ऊपर देखने पर लिमिटलेस स्पेस दिखाई देता था। वह जैसे ही हॉल में प्रवेश करता है, कई सारे लोग स्वागत करते हुए कहते हैं कि मैडमैन तुम आ गए। फिर लुओ फेंग इस हॉल में अपने कुछ दोस्तों के साथ बातचीत करने लगता है। फिर लगभग 6 घंटों के बाद वे सभी 1000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी के इकट्ठा हो जाने के बाद एक सफेद कपड़े पहने लाल आंखों वाला आदमी बोलता है, आप सभी मेरे बातों का अनुसरण करें। तभी उसने अपने ऑरा से सभी 1000 लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने उन सभी 1000 युवाओं को डर की भावना महसूस कराई, जैसे कि कोई एक सामान्य व्यक्ति जहरीले सांप का सामना कर रहा हो। वे सभी को एक शिप के सामने ले जाते हैं। फिर इसके बाद लाल आंखों वाला आदमी अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करके उन्हें अपने वश से बाहर कर देते हैं। इससे लुओ फेंग ने राहत की सांस ली। उस पावरफुल ऑरा की वजह से उसका दिल कांप गया था और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लाल आंखों वाला आदमी फिर कहता है, अटेंशन प्लीज, सभी लोग इस शिप में प्रवेश करें। लुओ फेंग ने आज तक ऐसा अजीबोगरीब शिप नहीं देखा था। वह इस शिप को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि यह बिल्कुल एक जिंदा मछली की तरह लग रहा था। इसकी पूंछ लहरा रही थी। इसकी लंबाई लगभग 1000 मीटर थी और उसके पेट में एक दरवाजा था जहाँ से अंदर जा सकते थे। फिर इसके बाद सभी 1000 लोग शिप के अंदर आ जाते हैं। ये शिप अंदर से बाकी शिप जैसा ही था, लेकिन बाहर से यह एक जिंदा मछली की तरह दिखाई दे रहा था। तभी बबाता लुओ फेंग के माइंड में कहता है, तुम्हें इस शिप के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये एक यूनिवर्सल शिप है जिसे दूसरे लाइफ फॉर्म्स के साथ फ्यूज किया गया है और ये लाइफ फॉर्म बहुत ही हाई लेवल का है, कम से कम एक अनडाइंग लेवल का, जैसे कि मेटल लाइफ फॉर्म, प्लांट लाइफ फॉर्म, ऐसे कुछ स्पेशल रेज हैं जो कि फ्यूज हो सकती हैं और शिप के साथ एक हो सकती हैं। फिर इसके बाद हम इस शिप के हॉल के अंदर देखते हैं। सभी 1000 लोग चुपचाप खड़े थे। वहाँ पर 10 अनडाइंग पर्सन भी थे, जिनमें से वो लाल बाल वाला आदमी भी एक था। लुओ फेंग ने आसपास नजर डाली। वह ग्रीन आर्मर पहने पर्पल स्केल्ड आदमी को ठीक सामने खड़ा हुआ देखता है। उसे ऐसा लग रहा था कि यह आदमी यहाँ पर सच में मौजूद नहीं है, यह इसका सिर्फ एक वर्चुअल प्रोजेक्शन है, यह रियल इंसान नहीं है। फिर पर्पल स्केल्ड आदमी उन सभी की ओर देखता है और कहता है, चलो अब हम अपने प्राइमरी यूनिवर्स की तरफ चलते हैं। और फिर मछली की तरह शिप ने अपनी पूंछ लहराई और तुरंत अपनी पोजीशन से बहुत स्पीड के साथ गायब हो गया। शिप में बड़े हॉल के अंदर कोई भी जरा सी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यूनिवर्सल शिप के अंदर जाते ही पूरे शिप में गड़गड़ाहट सुनाई देती है। सभी इसके प्रेशर को महसूस कर रहे थे। सभी जीनियस शॉक हो गए थे। इनमें से कुछ स्टार लेवल के थे तो कुछ यूनिवर्स लेवल के भी थे। अगर इनके सामने खड़े इन ग्रेट बीइंग्स ने अपना ऑरा कंट्रोल करके नहीं रखा होता तो शायद इनकी एक नजर ही इनके सोल को जकड़ लेती। ये जीनियस वास्तव में अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि ये इनके ऑरे को सहन कर पाए। सभी 1000 जीनियस का चेहरा पीला पड़ गया था। यहाँ तक कि लुओ फेंग को भी अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। वह अपनी आंखों को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपने आसपास के दृश्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। सभी 1000 जीनियसेस में से सिर्फ 300 ही मुश्किल से खड़े थे। लुओ फेंग भी अपनी आंखों को खोलने का पूरा कोशिश कर रहा था। बबाता कहता है, वाव लुओ फेंग, यह लेजेंडरी यूनिवर्स पाथवे है। कायोटिक टाइम फ्लो को तुम वास्तव में महसूस कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं एक लिविंग एआई भी अजीब महसूस कर रहा हूँ। यह बहुत रहस्यमय है, बहुत 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 रहस्यमय। फिर लगभग 5-6 मिनट के बाद ये फीलिंग खत्म हो जाती है। लुओ फेंग भी पूरी तरह से होश में आ जाता है। लुओ फेंग अपने चारों ओर देखता है। सभी लोग नीचे पड़े हुए थे। सभी के एक्सप्रेशन फीके थे, कुछ के तो आंसू भी निकल रहे थे। फिर वही स्केल्ड आदमी कहता है,
हम प्राइमल यूनिवर्स में एंटर कर चुके हैं। ये सुनकर सभी जीनियसेस भी जिज्ञासा से भर जाते हैं। यहाँ तक कि 9 ब्लेड नाइट के साथ आने वाले सभी 10 अनडाइंग पर्सन की आंखें भी जिज्ञासा से भरी थी। उनकी आंखें चारों ओर देख रही थी। फिर पर्पल स्केल्ड आदमी शिप के टॉप को ओपन करने का ऑर्डर देता है। फिर हम देखते हैं कि टॉप का बहुत बड़ा मेटेलिक रूफ ओपन होता है। रूफ के ओपन होते ही ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे होने की वजह से हॉल में मौजूद सभी को बाहर का सीन दिखाई देता है। लुओ फेंग ऊपर की ओर बाहर देखता है। यह दृश्य किसी सपने जैसा खूबसूरत दिख रहा था। कई सारी एनर्जी वेव्स उनके शिप के ऊपर तैर रही थी। सभी 10 अनडाइंग पर्सन भी इसे देखकर आनंद ले रहे थे। फिर कुछ देर बाद पर्पल स्केल्ड आदमी कहता है, थोड़ी ही देर में हम प्राइमल चेओस सिटी पहुंच जाएंगे। प्राइमल चेओस सिटी वह जगह है जहां प्राइमल यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट ट्रेनिंग करते हैं। तुम सभी अभी मेरे अंडर में हो। मैं आशा करता हूं कि तुम सब अगले 30 सालों तक जिंदा रहोगे। लुओ फेंग और बाकी सबको शक हो रहा था कि हम सब यहाँ मर भी सकते हैं। तभी फिर से पर्पल स्केल्ड आदमी कहता है, याद रखना प्राइमल चेओस सिटी में एंटर करने के बाद वहाँ के रूल्स को अच्छे से सुनना होगा। वह फिर कहता है, तो चलो अब हम पहुँच गए। इसी के साथ यूनिवर्स शिप की स्पीड कम हो जाती है। छत का वो दरवाजा भी बंद हो जाता है और शिप एक एंशिएंट सिटी में आ जाती है और उसके पेट से डोर ओपन होता है। सभी 1000 जीनियस इससे बाहर निकल जाते हैं और ये मछली का शिप तुरंत बहुत ही स्पीड के साथ गायब हो जाता है। सभी 1000 जीनियस बीच हवा में उड़ते हुए खड़े थे। लुओ फेंग इन एंशिएंट मैजेस्टिक सिटी को देखता है, एक ऐसी सिटी जो कि प्राइमल यूनिवर्स के अंदर खुद से ही बना हुआ था। तभी उनके पास एक काले कपड़े पहना हुआ एक आदमी आता है। वह कहता है, मैं प्राइमल चेओस सिटी का रिसीवर हूँ। सभी लोग इस रिसीवर को देखते हैं। फिर यह रिसीवर कहता है, आप सब मुझे फॉलो करें, और वह नीचे की ओर उड़ने लगता है। सभी लोग उसे फॉलो करते हुए सिटी के एक रोड के पास उतरते हैं। फिर रिसीवर यहाँ के बारे में एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ता है। लुओ फेंग अपने चारों ओर सिटी को देखने लगता है। इस सिटी के चारों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स थी और उन बिल्डिंग्स के बालकनीज में कई सारे दूसरे लोग भी थे। कई लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सभी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कई तो सेक्टर लॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। रिसीवर उनसे कहता है, जब कोई यहाँ के ओरिजिन लॉस के बारे में स्टडी कर रहा हो तो अगर उसे कोई डिस्टर्ब करता है तो उसे प्राइमल यूनिवर्स से बाहर कर दिया जाएगा। सभी लोग इसे सुनकर अपना सर हिलाते हैं। तभी रिसीवर एक खाली पड़े हुए बिल्डिंग में एंटर करता है। यहाँ प्राइमल सिटी में कई सारे बिल्डिंग्स हैं। अगर किसी बिल्डिंग का डोर व्हाइट कलर का है, मतलब कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। रिसीवर ने एक बड़े दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, जब आप इस दरवाजे को पार करोगे तो दरवाजे का सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और यह डार्क ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा और आप इस बिल्डिंग के मालिक बन जाएंगे। ये आपके सिग्नल को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लेगा और आप सब अपने लिए सिर्फ एक लिविंग क्वार्टर ही चूज कर सकते हैं। इसके बाद वह बालकनी की तरफ चला गया। यहाँ का बालकनी बहुत बड़ा था। इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 100 मीटर के करीब थी। ये सभी 1000 लोग यहाँ आराम से आ सकते थे। तभी रिसीवर कहता है, मैं तुम सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल बताता हूँ। प्राइमल यूनिवर्स के अंदर कोई भी ह्यूमन किसी दूसरे ह्यूमन को नहीं मार सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा और बिना किसी संदेह के उसे मार दिया जाएगा। सभी लोग हाँ में अपना सर हिलाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वेल गाइस, कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।